नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के इस शो में हम बात करेंगे एलआईसी के मल्टी कैप फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर योगेश पाटिल मौजूद हैं, जो कि सीआईओ हैं इक्विटीज़ एलआईसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके का मार्केट सिनेरियो फिलहाल बना हुआ है, जहाँ पर ट्रम्प का रिस्क देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ी है, थोड़ी सी कॉशियसनेस बढ़ी है, तो क्या ऐसे फेज़ में इस तरीके के फंड्स सूट करते हैं? क्योंकि आमतौर पे मल्टी कैप फंड्स को माना जाता है कि वॉलेटिलिटी को बीट करने के लिए कैटेगरी बेहतर होती है। तो क्या आउटलुक है इस कैटेगरी को लेकर, इस पर्टिकुलर फंड को लेकर, और इस फंड के थ्रू कहाँ एक्सपोजर इन्वेस्टर्स को मिलेगा? इन सब बारीकियों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक मार्केट पर आउटलुक लेते हैं। योगेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो करंट मार्केट सिनेरियो पर आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे। जब सब कुछ ठीक लग रहा था, अर्निंग्स इस क्वार्टर के आने शुरू हुए, कहीं अर्निंग्स बेहतर रहे, कहीं डिसअपॉइंटमेंट रहा। अब ऐसे में ये टैरिफ का थ्रेट वापस से इमर्ज हुआ है, जिससे नर्वसनेस, थोड़ी सी कॉशियसनेस तो मार्केट में दिखाई दे रही है। क्योंकि एफआईज भी जब लगातार बिकवाली कर रहे थे, डीआईज की तरफ से लगातार सपोर्ट बना हुआ था, तो उससे भी मार्केट का मूड ठीक दिखाई दे रहा था। अब करंट मार्केट सिनेरियो पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर आपकी क्या राय है? क्या व्यू है रिमेनिंग इस साल की मार्केट परफॉर्मेंस को लेकर? क्या कमेंट्स हैं? देखिए, हमें ये देखना है कि अर्निंग जो ग्रोथ जो भी एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही रहा है। और ये नॉर्मली ऐसा हमेशा होता है, कभी या तो एक्सपेक्टेशन से ऊपर आती है या नीचे आती है। इस बार सबड्यूड है अर्निंग, बट उसके काफ़ी सारे रीजंस भी हैं। क्योंकि ग्लोबल ट्रेड दो क्वार्टर से थोड़ा स्लो था। और जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इवन अप्रैल में भी टैरिफ को लेके काफ़ी हल्ला मचाया था। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का वॉर शुरू हुआ, उसके बाद अर्ली मानसून हुआ। तो बहुत से सेक्टर्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ा है। एंड एक्चुअल अगर हम बिजनेस देखेंगे तो बिजनेस जो फुल फ्लेज जो हुआ है वो खाली जून में ही हुआ है स्टार्ट, तो उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल सेंटिमेंट वाइज मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कई जगह डिसअपॉइंटमेंट भी है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ से सिचुएशन या जो भी स्थिति है यहाँ से सुधरनी चाहिए। क्योंकि आरबीआई ने काफ़ी लिक्विडिटी सपोर्ट दिया है और इंडिया के मैक्रोज अभी भी स्ट्रांग है। रही बात ट्रम्प यूएस टैरिफ्स की वॉलेटिलिटी की, देखिए टैरिफ्स चेंज हो रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, और ये कोई बहुत ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इक्विटी मार्केट को वॉलेटिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसीलिए आप देखेंगे मार्केट भी वॉलेटाइल है। लेकिन आप इसको डिटेल में अगर देखेंगे तो यूएस को जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो रफली 2% है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल भी है। तो कुछ चीज़ों पे फिलहाल तो भी एग्जाम्पशन है, और जिन पे एग्जाम्पशन नहीं भी है, देखिए कहीं ना कहीं ये शायद हमें लगता है कि ये टैरिफ का जो इशू है कहीं ना कहीं सेटल होगा। बट अभी तक अगर नहीं हो रहा है तो इंडिया के पास डोमेस्टिक इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है, मैक्रो बहुत स्ट्रांग है, और कुछ चीज़ें हमें लगता है कि यूएस जो है मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं तो उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और हो सकता है हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये सिचुएशन बहुत ही फ्लूइड है, इसमें कोई भी जजमेंट देना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है। जब तक ये चीज़ें सेटल नहीं होती है तब तक कोई भी व्यू बनाना और उस पर जजमेंट देना थोड़ा मुश्किल रहेगा हमें। बट लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि इंडिया की स्टोरी जो है बहुत बेहतर है बाकी दूसरी कंट्रीज है इकोनॉमी को लेके, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में ही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि या तो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो कैपेक्स लेड है, और मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट मिलेगा, और उसके बाद ऑब्वियसली कंजम्पशन बढ़ेगा जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में ग्लोबल वोलेटिलिटी या वॉर लाइक सिचुएशन बिटवीन टू कंट्रीज होती है, तो ऑब्वियसली सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता है, और नॉर्मली एफआईज इन सब सिचुएशन में इमर्जिंग कंट्री से स्टॉक बेचते हैं और वहां से एग्जिट करते हैं। तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। हाँ, इस बार थोड़ा लॉन्ग एक्सटेंडेड हो गया, क्योंकि यूएस की 10 ईयर जी से काफी अच्छे भाव में मिल रही है। अब उसके बहुत सारे अलग रीजन है, अपन उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से वोलेटिलिटी है और किसी को ये नहीं पता कि किस कंट्री पे कितना टैरिफ लग गया, तो इसके लिए भी आप देखेंगे एफआई से काफी बिकवाली हो रही है। तो हमें ये लगता है कि देखिए ये सिनारियो शायद 1 या 2 क्वार्टर रहेगा, लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमी में कुछ चीजें अच्छी हो रही है। जैसे कि हम देखें कैपेक्स रिलेटेड है, डिफेंस रिलेटेड काफी जो गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए हैं, एग्री में इम्प्रूवमेंट है, रियल वेज ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट है, स्पेशली रूरल में।
एंड ओवरऑल बेसिस पे सिचुएशन अर्बन में बहुत अच्छी तरह हुई है, लेकिन यहाँ से डिटोरेशन नहीं हो रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है हमें भी। तो ओवरऑल इकोनॉमी पिकअप करेगी सेकंड हाफ के बाद। और देखिए कुछ चीजें हो सकता है मार्केट आज फैक्टर नहीं कर रहा हो, बट ओवर लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आएगा जैसे जैसे बाजार को क्लियरिटी मिलेगी। ओके, ठीक है। तो आपने इनफैक्ट काफ़ी सरल भाषा में समझाया क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए योगेश जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें एड्रेस हुई आपके इस जवाब से ही। एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ एलआईसी के मल्टी कैप फंड पर जाने से पहले, अगर हम अर्निंग ग्रोथ की प्योरली बात करें तो इस क्वार्टर के जो अर्निंग्स रहे सो फार, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या रही? मैनेजमेंट कमेंट्री सुनकर, अर्निंग सुनकर, कितना और समय लग सकता है फुल फ्लेजेड रिकवरी आने में? पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखें तो क्या सुधार आपको दिखाई दिया? की टेक अवेज इस बार के अर्निंग सीजन के क्या रहे आपके? और देखिए अर्निंग सेशन का जो भी सेशन है काफी मिक्स रहा है। ये कोई मतलब ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा नेगेटिव सरप्राइज या बहुत ज्यादा ब्रॉडर बेस पे पॉजिटिव सरप्राइज भी नहीं। हाँ, कुछ कंपनीज ने जैसे पावर इक्विपमेंट ने काफी पॉजिटिव सरप्राइज किया है। कई जगह पे कमेंट्री सबड्यूड भी है क्योंकि क्लियरिटी किसी को भी नहीं है, स्पेशली आईटी में सब कंफ्यूज है। वहां भी क्लियरिटी एक बार आएगी जब रेट कट को लेके या फिर टैरिफ को लेके कुछ क्लियरिटी मिलेगी तो वो भी दे पाएंगे। कि कई मैनेजमेंट ने इसलिए उनका आउटलुक इसलिए भी सबड्यूड रखा है या कई लोगों ने गाइडेंस भी देना बंद कर दिया है अभी, क्योंकि ग्लोबल आउटलुक पूरा टैरिफ को लेके या वॉर सिचुएशन को लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। बट ओवरऑल अगर हम मुझसे पूछेंगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं लगा हमें, क्योंकि कई जगह तो एक्सपेक्टेशंस ही कम थी और उन कम एक्सपेक्टेशन पे थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है तो दैट्स ओके। बट कई जगह पे जैसे पावर इक्विपमेंट है या कैपिटल गुड्स में कई कई जगह पॉजिटिव सरप्राइज भी आया। इवन कंज्यूमर कंपनीज में भी कुछ कुछ जगह पॉजिटिव कमेंट्री आई है और पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है। तो हमें लगता है यहाँ से स्लाइटली इंप्रूवमेंट होगा, जो कि ये फुल फ्लेज इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन काफी सारे सेक्टर्स में आपको इकट्ठा इंप्रूवमेंट ब्रॉड बेस इंप्रूवमेंट शायद नहीं देखने को मिले। धीरे धीरे क्वार्टर वाइज हर सेक्टर अपने अपने हिसाब से शायद थोड़ा इंप्रूवमेंट लाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक Q2 से रिकवरी या इंप्रूवमेंट दिखेगा जो कि H2 में थोड़ा विजिबल रहेगा। कुछ जगह जैसे आईटी है जहाँ पे थोड़ा सा ग्लोबल इकोनॉमी को लेके या यूएस कंट्री को लेके जब काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं, वहां पे शायद थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा आईटी स्पेंडिंग को लेके। और जैसे कि यूएस इकोनॉमी भी फिलहाल कोई इतना अच्छा नहीं कर रही है, तो इसके लिए वहां पे थोड़ा शायद कमेंट्री में कंफ्यूजन रहेगा या फिर आईटी ये शायद उनका फ्लैट ईयर रहेगा। बाकी सब सेक्टर्स में हमें लग रहा है कि थोड़ा इंप्रूवमेंट पॉसिबल है और कुछ जगह दिखना चालू हो जाएगा Q2 से। अब बात करते हैं एलआईसी मल्टी कैप फंड की। तो दो चीज़ें योगेश जी आपसे समझना चाहेंगे। पहला तो ये कि एलआईसी म्यूचुअल फंड की यूजुअली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहती है, क्योंकि हम हर फंड हाउस से बात करते हैं, सबका अपना अलग स्टाइल होता है, स्टॉक पिकिंग का, सेक्टर पिकिंग का, कुछ ग्रोथ, कहीं ग्रोथ को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा जाता है तो कहीं गवर्नेंस को, कहीं पर अर्निंग्स को। तो एलआईसी का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी तरफ अगर हम एलआईसी मल्टी कैप फंड की बात करें तो क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है कि अगर वॉलेटिलिटी बीट करनी है तो मल्टी कैप फंड्स की तरफ आप देखें, आप अग्री करते हैं क्या इससे? देखिए ये मार्केट फेसेस में हर फंड का बिहेवियर अलग अलग होता है, और जहाँ पे स्मॉल कैप ज्यादा होता है तो वॉलेटिलिटी होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर फेस में रहेगा, लेकिन आप ऑन एन एवरेज 3 ईयर एवरेज या 2 ईयर एवरेज पे देखेंगे तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। ओके, और आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल यूजुअली क्या रहता है अगर हम मल्टी कैप फंड की स्पेसिफिकली बात करें? देखिए पहले मैं अपने फंड हाउस का बोलता हूँ, और जो जो भी मल्टी कैप भी हम उसी ढंग से मैनेज करते हैं। देखिए हमारे 5 पैरामीटर्स है, जैसे प्रमोटर, क्वालिटी और कैपेबिलिटी। नॉर्मली हम गवर्नेंस पार्ट को सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं। दूसरा जो है बिजनेस कंटिन्यूटी, क्या ये बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, क्या इसमें कितना कंपटीशन आ सकता है, कितना डिस्ट्रप्शन आ सकता है, वो हम सेक्टर वाइज एनालाइज करते हैं। थर्ड जो है जैसे कंपनी में कोई यूनिक चीज होनी चाहिए जो डिफरेंशिएट कर पाए सर्विस को लेके, या फिर कई कंपनी इनोवेशन में ज्यादा स्पेंड करती है या ध्यान देती है जिससे प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट होता है या फिर नई सर्विसेज ऐड होती है, वो कोई कंपनी कर रहा है क्या। और फोर्थ जो होता है बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है जिसको हम आरओसी कहते हैं,
ये कंपनी ने पास्ट में कैसा काम किया है, आगे कैसा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि या तो ये इंडस्ट्री लो आरओसी वाली है, या तो ये प्रमोटर ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा है, या तो ये कंप्लीटली कंपनी का प्रॉब्लम है, शायद सेक्टर प्रॉब्लम हो। तो ये चीजें काफी एनालाइज करते हैं, और ये सब जब अगले चारों क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाते हैं तो फिफ्थ क्राइटेरिया जो होता है स्केलेबिलिटी। क्या ये कंपनी स्केलेबल है? अगर अर्निंग ग्रोथ यहाँ पे 15 to 20% CAGR काइंड ऑफ अर्निंग पॉसिबल है, या फिर इस बिजनेस में, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, मैनेजमेंट का बैंडविड्थ क्या है जो स्केलेबल कर सके। थर्ड जो पॉइंट है इसमें, क्या कंपनी कंटिन्यूस बेसिस पे कैपेक्स मैनेज कर सकती है? कि कई जगह क्या होता है, बिजनेस डिमांड होती है, बट हो सकता है कि किसी वजह से लेके लैंड इशू होता है बिजनेस में उस एरिया में, या मैनेजमेंट का बैंडविड्थ नहीं होती है, तो इसके लिए जो कंपनी स्केलेबल नहीं होती है। तो नॉर्मली ये 5 मेजर पैरामीटर है जो हम लोग फॉलो करते हैं अपने सभी फंडों के लिए। और रही बात मल्टी कैप, मल्टी कैप में भी यही फॉलो होता है। लेकिन एक चीज हमने मल्टी कैप में देखा, सोचा था जब इसको हमने लॉन्च किया था 2002 में, कि मेजोरिटी ऑफ द मिस्टेक्स जो है अपने काफी सारे इन्वेस्टर्स की या फंड मैनेजर्स की होती है वैल्यूएशन को लेकर। कि काफी जो पैरामीटर्स होता है वो किसी को पता नहीं, रिस्क कहाँ से आएगा वो किसी को नहीं पता। लेकिन वैल्यूएशन जो एक पार्ट होता है जो इन्वेस्टर के हाथ में होता है। आपने कई बार होता है कि सेक्टर तो सही चूज कर लिया, कंपनी सही चूज कर ली, पर वैल्यूएशन गलत चूज किया। और इसी के चलते में, बट वैल्यूएशन आप कैसे मैच करेंगे? कि खाली पी देखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग इज ए 2 डायमेंशन। इसलिए हम लोगों ने इसको ग्रोथ या डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे देखना चालू किया, जिसको हम पैग मॉडल बोलते हैं, पैग रेशियो। क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है जहां पे हमें ग्रोथ इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोई कंपनी अगर 30% से ग्रो कर रही है और उसका लेट्स टेक पी 30 है, तो पैग 1 होता है। अगर कोई कंपनी 10% से ग्रो कर रही है और उसका पी मान लो 10 है, तो उसका भी 1 पैग है। तो हमारे लिए वो दोनों सेम है, रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने हमारे जो मल्टी कैप है, इसलिए हम लोगों ने हमारे मल्टी कैप में एक डिफरेंशिएशन रखा है कि ओवरऑल पैग हम लोग काफी सारे इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेशन करके, रिस्क प्रीमियम को कैलकुलेट करके उसका पैग निकाला जाता है, और उसके हिसाब से हम लोग पैग मेंटेन करते हैं, ताकि एटलीस्ट ओवर वैल्यूएशन वाला इस फंड में ना आए, एटलीस्ट पोर्टफोलियो लेवल पे। तो इसमें पैग रेशियो हमने एक्टिवली मॉनिटर करते हैं और इसको करेक्ट भी करते हैं कई बार। ओके। जिससे कि हम लोग काफी मिस्टेक्स हमारी बच जाती है, और जो काफी सारी जो ग्रोथ कंपनीज है वो भी हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग ग्रोथ भी देखनी है। काफी सारी इमर्जिंग जो थीम्स है वो खाली स्मॉल एंड मिड कैप में जो कि हाई ग्रोथ है, कई बार इनिशियल फेज में उनका वैल्यूएशन हाई लगते हैं, बट ऑप्टिकली अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में देखेंगे तो उनके वैल्यूएशन रीजनेबल हो जाते हैं, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी आ जाता है। तो मोर और लेस इन शॉर्ट हम लोग वैल्यूएशन तो देखते ही है, बट अर्निंग ग्रोथ पे हमारा ज्यादा फोकस भी होता है, क्योंकि पैग में आपको भी ध्यान रखना पड़ता है, ग्रोथ का भी आपको उतना ही वेटेज देना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो यानी अर्निंग ग्रोथ पर वेटेज ज़्यादा रहता है, लेकिन वैल्यूएशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जब स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी रखी जाती है। अच्छा योगेश जी, अगर हम अब बात करें एलोकेशन की, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि मल्टी कैप में आपको एक डेडिकेटेड एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में करना होता है, 25% ईच, इफ़ आई एम राइट। आपसे जानना चाहेंगे LIC मल्टी कैप की जो एक्सपोजर है फिलहाल, कितना परसेंटेज, कौन कौन सी कैटेगरीज में है, क्या फुल्ली इन्वेस्टेड हैं? देखिए, मोरलेस हम लोग 4% से ज्यादा कैश पे जाते ही नहीं कई बार, और ये नॉर्मली तीनों सेगमेंट में फुली इन्वेस्टेड है, 25-25-25। बट हम लोग ज्यादा कैटेगराइजेशन को बहुत ज्यादा वेटेज इसलिए नहीं देते कि हम लोगों ने जैसे कि बताया कि हम लोगों ने अर्निंग ग्रोथ पे फोकस करते हैं, और जहां पे अर्निंग ग्रोथ होती है वहां पे थोड़ा लोकेशन बेटर रखते हैं, हम लोग ज्यादा रखते हैं, ताकि हमने काफी साल की हिस्ट्री देखी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कई बार उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में अर्निंग ग्रोथ ही एक बड़ा रिवॉर्ड देती है इन्वेस्टर्स के लिए। और ये फिलहाल अर्निंग ग्रोथ जो है जिस सेगमेंट में होती है या जिस कैटेगरी में होती है, वहां पे हम लोग कंटिन्यूसली थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस देते हैं और एलोकेशन वहां पे रखते जाते हैं। ओके, अच्छा, इनफैक्ट मैं देख भी रही थी आपका सेक्टर एलोकेशन काफ़ी सारी पॉकेट्स में आप इन्वेस्टेड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस पॉकेट में है, और कितना एक्सपोजर आपने रखा हुआ है उस पर्टिकुलर पॉकेट में, और वहाँ भी लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप का कॉम्बिनेशन किस तरीके का है? देखिए, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप में
उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करूँगा, क्योंकि क्या है ना कि मिनिमम 25 तो सब में ही रखना है मेरे को। हम्म। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, और जहाँ पे फ्यूचर जो ग्रोथ आएगी वो आपका इन्वेस्टमेंट लेड ज़्यादा होगी, कंजम्पशन लेड कम होगा। तो इंक्रीमेंटल जो भी जो एग्जिस्टिंग एलोकेशन है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा है, कैपिटल गुड्स और इक्विपमेंट्स, इंजीनियरिंग पार्ट है, तो यहाँ हमने ज़्यादा रखा हुआ है कि यहाँ ग्रोथ ज़्यादा है। एंड उससे रिलेटेड जो कंजम्पशन है या हायर एंड कंजम्पशन है बेस्ड ऑन देयर वैल्यूएशंस एंड अर्निंग ग्रोथ, वो हमने कैप्चर की है। अब वो हो सकता है कई टीम उसमें कई जगह मिड कैप में उस पर्टिकुलर स्टॉक या बिजनेस आ रहा होगा, या कई स्टॉक स्मॉल कैप में आ रहे होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कैटेगराइजेशन के चक्कर में कई स्मॉल कैप मिड कैप बन जाते हैं और कई मिड कैप स्मॉल कैप भी बन जाते हैं। वो कहना मुश्किल है, बट ओवरऑल हमारा अलोकेशन थोड़ा स्मॉल कैप में रिलेटिवली हायर है कंपेयर टू लार्ज कैप्स। क्योंकि जैसे हमने बताया कि हम लोग अर्निंग ग्रोथ पे फोकस करते हैं, और हायर अर्निंग ग्रोथ जो फिलहाल जो है स्मॉल एंड मिड में है, क्योंकि नए जितने भी इमर्जिंग सेगमेंट्स है वो ज्यादा करके उनके इंडस्ट्री लीडर जो है मिड एंड स्मॉल कैप में ही अवेलेबल है। ओके ओके, ठीक है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और डिटेल्स डाइव इन करेंगे LIC मल्टी कैप फंड से जुड़ी हुई, कौन सी कैटेगरी इन्वेस्टर्स को ये फंड सूट करता है, रिटर्न एंटिसिपेट किस तरीके के करें, इन सब पर हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज के शो में हम बातचीत कर रहे हैं LIC मल्टी कैप फंड की, और इस पर चर्चा करने के लिए मिस्टर योगेश पाटिल हमारे साथ बने हुए हैं, CIO इक्विटी LIC म्यूचुअल फंड से। योगेश जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, कुछ और पॉकेट्स पर बातचीत करेंगे। बैंक्स या फाइनेंशियल्स को कलेक्टिव देखें तो कितना परसेंटेज एलोकेशन आपका होगा, और क्या आउटलुक है इस पॉकेट पर? क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल्स की स्पेसिफिकली बात करें तो कुछ पॉकेट्स तो ऐसी रही हैं, स्पेशली पावर फाइनेंस कंपनीज जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, प्राइवेट बैंक्स हो या PSU बैंक्स हो, वहाँ काफ़ी अच्छे रिटर्न हमने जनरेट होते हुए देखे हैं, और कितना पोटेंशियल ग्रोथ के हिसाब से दिखाई दे रहा है, और आपका एक्सपोजर कितना है ओवरऑल इस फंड का? देखिए, इस फंड का जो एक्सपोजर है रफली 23 to 25% है टोटल BFSI का। देखिए, हमें ये लग रहा है कि BFSI स्पेस जो काफ़ी 2-3 साल से थोड़ा सा स्लगिश था, यहाँ से एटलीस्ट क्रेडिट ग्रोथ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं हम लोग। और जैसे कि RBI ने काफ़ी लिक्विडिटी के मेजर्स लिए हैं जो H2 में काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे काफ़ी सेक्टर्स को, जिसके कारण थोड़ा पिकअप आ सकता है। और कुछ NBFCs है उसमें भी हमें पॉजिटिव ग्रोथ की उम्मीद है हमें, और स्पेशली इंडस्ट्रियल फाइनेंस है या फिर आपका CV फाइनेंस है, तो यहाँ भी हम लोग पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये NBFCs एक दिन नॉमिनल GDP से ज़्यादा ग्रो करती है, क्योंकि इंडिया में फिलहाल काफ़ी रिक्वायरमेंट है जो अभी बैंक्स पूरा नहीं कर रही है। क्योंकि आज जो मेजोरिटी ऑफ जो बैंक्स के जो आप देखेंगे, अगर जो बिजनेस आ रहा है वो कंज्यूमर बैंकिंग से ज़्यादा आ रहा है, और हो सकता है कई जगह वर्किंग कैपिटल है, बट यहाँ पे वो डिफरेंशिएट करता है। बट कहीं ना कहीं NBFC जो पर्टिकुलर एक कैटेगरी को ही कैटर सर्विस करता है, तो उस कैटेगरी में हमें काफ़ी ग्रोथ लग रही है। तो ओवरऑल हम लोग ऐसा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, थोड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, क्योंकि कई जगह प्राइस टू परफेक्शन भी प्ले आउट हो रहा है यहाँ पर। ओके अच्छा, आपने कंजम्पशन थीम की बात की शुरुआत में, डोमेस्टिक स्टोरी की बात की जहाँ पर काफ़ी बुलिश हैं आप, लेकिन अगर हम कंजम्पशन एज अ स्पेस देखें तो काफ़ी सारे सब सेक्टर्स इसमें आते हैं। लीजर भी है, ट्रैवल भी है, रिटेल भी है, रूरल इकोनॉमी भी है। कौन कौन सी वो सेलेक्ट सेक्टर्स हैं, पॉकेट्स हैं जो आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही हैं, जहाँ आपका एक्सपोजर है इस फंड के थ्रू? देखिए, हमारा जो एक्सपोजर है, हमने दो चीज़ों में बाइफरकेट किया है कंजम्पशन को। वन इज मास कंजम्पशन एंड सेकंड इज हायर एंड कंजम्पशन। तो कुछ जो है लीजर लाइक ट्रेवल जैसे होटल्स है या फिर अपना हायर एंड कंजम्पशन है, वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, और मास कंजम्पशन में काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमें ये लग रहा है कि यहाँ से मास कंजम्पशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा, स्पेशली FMCG में, और कई जगह कंजम्पशन पार्ट जैसे ऑटोमोबाइल है, वहाँ पे भी ग्रोथ का लिमिटेड ग्रोथ का चैलेंज था। बट हमें लग रहा है हो सकता है अगले साल 6 पे कमीशन के बाद इन सब में इम्प्रूवमेंट आएगा,
लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे बास्केट में तो हायर एंड कंजम्पशन एनीवे वाज डूइंग वेरी वेल एंड मास कंजम्पशन वाज स्ट्रगलिंग फ्रॉम लास्ट 2 years। तो ये लग रहा है कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में सिचुएशन मास कंजम्पशन की थोड़ी इंप्रूव होनी चालू हो जाएगी, ऐसा हमें कई मैनेजमेंट ने कमेंट्री ने इंडिकेट किया हुआ है। और क्योंकि काफी बेस भी फेवरेबल हो गया है एंड और जितना भी हायर एंड कंजम्पशन है देखेंगे, होटल्स लेंगे या प्रीमियम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वाला पार्ट लेंगे, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ग्रोथ था, यहाँ पे स्लो डाउन कभी था ही नहीं पिछले 4-5 सालों में, कि वहाँ पे इनकम का कोई इशू था ही नहीं। ज्यादा करके मास कंजम्पशन में इशू था बिकॉज ऑफ न्यू जॉब क्रिएशन एंड सैलरी हाइक्स वाज लिमिटेड, तो उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिला था। लेकिन अभी काफी सारा डेटा ऐसे आया है कि जिसमें लग रहा है कि रूरल में शायद इम्प्रूवमेंट दिखना चालू हो गया है और कई मैनेजमेंट में ये इंडिकेट भी किया है। तो मुझे लग रहा है कि 1 साल के अंदर ये इम्प्रूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा और ओवरऑल हमारी जो पोजीशनिंग है टुवर्ड्स हायर एंड कंजम्पशन की तरफ ही है एंड अभी भी मास कंजम्पशन में हमारा एक्सपोजर लिमिटेड ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके। अच्छा, इस फंड के थ्रू आप कुछ पॉकेट्स पर अंडरवेट भी हैं क्या? कुछ जगह पे जी जैसे कमोडिटीज है या कमोडिटी केमिकल्स है जहाँ पे ग्लोबल ट्रेड का इम्पैक्ट आ सकता है, वो सब हमने थोड़ा सा अवॉइड किया हुआ है। एंड जैसे कि मैंने हमारी फिलोसफी बताई है कि उसी कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उसका कुछ थोड़ा सा निश पोजिशनिंग होगा या कुछ बार्गेनिंग पावर होगी एंड ही कैन कम्पीट विद अदर्स। क्योंकि खाली अगर प्राइसिंग पावर नहीं रहेगी तो कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे स्टैंड नहीं कर सकती। अच्छा, आईटी और फार्मा में भी आपकी थोड़ी बहुत प्रेजेंस है क्या इस फंड के थ्रू, और ये प्रेजेंस आपने नियर पास्ट में कम ज्यादा की है क्या? आईटी में शुरू से भी थोड़ा हम लोग अंडरवेट थे और थोड़ा बहुत हमने इंक्रीज किया हुआ है और फार्मा में भी थोड़ा इंक्रीज किया हुआ है, बट फार्मा में भी ज़्यादा करके जो पोजीशंस है वो डोमेस्टिक फार्मा में है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों से ही यूएस जेनरिक प्राइसिंग का इशू था और वहाँ पे प्राइसिंग नहीं बढ़ रही थी, इसके लिए हमने अवॉइड किया था। और वैसे भी अभी यूएस टैरिफ को लेके काफ़ी अनसर्टेनिटी है जिसमें क्लियरिटी नहीं है हमें, मतलब इसके लिए भी हमने थोड़ा सा अवॉइड किया हुआ है। लेकिन डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री जो बहुत अच्छा कर रही है उसमें हमारा एक्सपोजर है एंड आईटी में शुरू से भी थोड़ा अंडरवेट थे, थोड़ा हमने उसको अंडरवेट को कम किया है। ओके। अच्छा, अगर हम पूरे फंड की मॉनिटरिंग की बात करें तो आई एम श्योर डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग होती होगी, लेकिन क्या कोई सेट फॉर्मेट है कि कितने समय में रीशफलिंग पोर्टफोलियो की जाती हो, या फिर कोई भी कंपनियां जो आपने पिक की हैं उसको एटलीस्ट कितना समय आप देते हैं कि वो आपके पैरामीटर्स पर फिट बैठ रही है या फिर नहीं? नियर पास्ट में क्या कुछ रीशफलिंग सेक्टर वाइज पॉकेट वाइज आपने की है क्या? जी, ये हमारा जैसे आपने कहा कि हम नॉर्मली डे टू डे पूरा दिन भर यही काम करते हैं हम लोग, कि कई बार हम लोग फंडामेंटल जजमेंट लेना पड़ता है हम लोगों को। और वैसे नॉर्मली हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं, नॉर्मली 3 ईयर प्लस का इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है कई बार समय से पहले ही चल जाता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ती है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कई जगह हमने देखा है कि अगर एनवायरनमेंट और फ्रेंडली होता है तो हमको ऐड भी करना पड़ता है। तो जैसे जैसे फंडामेंटल वैल्यू कंपनी चेंज होती है उस हिसाब से हम लोग अपना एक्शन लेते हैं। कई बार बहुत फास्ट होता है चेंज पॉजिटिवली या कई बार नेगेटिवली चेंज होता है, तो उसके अगेंस्ट में हमें करेक्शन करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1। सेकंड, जैसे कि मैंने बोला कि इस फंड में हम लोग पैग रेशियो मेंटेन करते हैं। पैग रेशियो में अगर आपका वैल्यूएशन बढ़ा है और ग्रोथ नहीं बढ़ी है तो भी हमें उसको करेक्शन करना ही पड़ता है। ओके। अच्छा, कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को आपके हिसाब से ये फंड सूट करता है रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, योगेश जी? मुझे लग रहा है जो भी मीडियम रिस्क ले सकता है ये फंड उनके लिए है 3 ईयर होराइजन के लिए। क्योंकि एक लेवल के बाद अगर आप हाई ग्रोथ कंपनीज मिस करेंगे तो भी एक अपने आप में रिस्क है, क्योंकि बहुत सारे मैच्योर्ड बिजनेस शायद उतना ग्रोथ ना दे पाए 3 ईयर्स में। तो हमें मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन इक्विटी और ओवरऑल बेसिस। हाँ, अगर जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो वो शायद ना करें, लेकिन मीडियम रिस्क लेने की जिसकी भी कैपेसिटी है उनको ये फंड जरूर कंसिडर करना चाहिए। मल्टी कैप कैटेगरी है या जो भी इससे रिलेटेड जो फ्लेक्सी कैप है या लार्ज एंड मिड कैप है, इन सब में कहीं ना कहीं आपको अलोकेशन अपने रिस्क प्रोफाइल से डिसाइड करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कैटेगरी मिस नहीं करना चाहिए। ओके, यानी डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, छोटा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस कैटेगरी को पिक कर सकते हैं। एक फाइनल क्वेश्चन आपसे योगेश जी,
2022 में आप इस फंड को लेकर आए थे और सिंस इंसेप्शन कमेंडेबल परफॉर्मेंस इसकी रही है। भले ही चाहे अगर हम YTD रिटर्न देखें, क्योंकि मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल रहे थे, तो इंटरेस्टिंग ये है कि स्टॉक की तरफ से नेगेटिव परफॉर्मेंस इस फंड की तरफ से नहीं आई है, एटलीस्ट पॉजिटिविटी बनी रही है। क्या एक्सपेक्ट करें आगे की परफॉर्मेंस को लेकर? हालांकि रिटर्न्स को कमेंट करना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी एक्सपेक्ट करें कि एक डिसेंट रिटर्न्स इस फंड से जनरेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं इन फ्यूचर? देखिए, इस पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा बट नॉर्मली रफली इसको 3 ईयर के होराइजन देखना पड़ेगा और हम लोग ऑलवेज भी ट्राई करेंगे कि इसको परफॉर्म या रिटर्न अच्छा देने की पूरी कोशिश करेंगे, बट मैं कमिट कुछ नहीं कर पाऊंगा। राइट, नो वरीज। थैंक यू सर आने के लिए शो में और मार्केट्स के साथ साथ इस फंड की तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये बात हुई LIC मल्टी कैप फंड की और कहाँ कहाँ एक्सपोजर है इस फंड का, क्या स्ट्रैटेजी फंड हाउस की है स्टॉक पिकिंग के पीछे, एक्सपोजर कहाँ कहाँ लिया हुआ है, वो तमाम डिटेल्स आपको मिली ताकि आप एक डिसीजन बना सकें अगर आप इस फंड को ऑप्ट करने का सोच रहे हैं। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।